हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको 7th 8th और 9th क्लास के लिए दूसरे एक चैनल में पढ़ाया था जिसका नाम था सीखना और सिखाना। ये जो चैनल है स्पेशली डेडिकेटेड टू क्लास 10th है। इसमें आपको क्लास 10th के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन मिल जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्लास 10th में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स बुक में आपके एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में जो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा, उस एक्सरसाइज के लिए अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ता जाएगा उसके अलग अलग इंट्रोडक्शन पार्ट अपन देखते जाएंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 1.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो एज यूजुअल अगर आपने मेरे पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब किया था तो हमेशा से मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग अपन समझते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो रियल नंबर्स, रियल का मतलब क्या होता है? असली। नंबर्स का मतलब तो आपको पता ही है 1 2 3 4। तो असली के नंबर्स। तो रियल नंबर्स तक पहुंचने से पहले एक एक स्टेप अपन बढ़ते हैं। एक नेचुरल नंबर होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक, ये होता है नेचुरल नंबर, उसको n से डिनोट किया जाता है। इसी नंबर में अगर आप जीरो को भी इन्वॉल्व कर दो तो वो हो जाता है होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद जीरो से पहले यहां पर आपको निगेटिव नंबर्स मिलते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, एक नंबर लाइन ऐसा होता है, यहां सेंटर में जीरो होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वो इंटीजर बन जाता है। तो यहां पर इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो हो जाएगा -3 -2 -1, सॉरी -2 -1, फिर उसके बाद जीरो, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये जो -3 -2 में लिख रहा हूं, ये सिर्फ -3 से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी इधर लेफ्ट साइड में -इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक ये इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर को मैं आपको समझाता हूं। रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पर Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। एग्जांपल आप ले सकते हो 1/2, 5/6, -3/5। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक रेशनल नंबर होता है। आप चाहो तो -3 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि अगर इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो ये 1 इसका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो आप देखते जाओ एक एक स्टेप अपन कैसे बढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब इस होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो वो इंटीजर बन जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि होल नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब इस इंटीजर में देखो, यहां पर आपने लिखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, साथ ही साथ फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर, जिसको Q डैश से डिनोट किया जाता है। यहां पर जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं पहली बात तो, और नॉन रिकरिंग होते हैं। साथ ही साथ जैसे कि पाई का वैल्यू है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी प्राइम नंबर जो कि रूट के अंदर हो, जैसे कि √2, √3, √5, √7। ठीक है, तो ये सारे के इन सब का वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और यहां लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जब आप उसका डेसिमल एक्सपांशन करो तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। सपोज यहां लिखा है 1.007, तो 0007 00007। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन कहीं पर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग भी है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, कहीं पर खत्म नहीं होगा। नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि कभी रिपीट नहीं हो रहा है। देखो रिकरिंग क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखा है 1.3333333, तो डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो रिकरिंग होता है। लेकिन यहां पर रिकरिंग नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 2 0 के बाद 7 था, फिर 3 0 के बाद 7, फिर 4 0 के बाद 7, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब ये जो रियल नंबर्स है, अब अपने चैप्टर पे आते हैं। ये जो रियल नंबर्स है ये इन दो नंबर्स को मिलाकर बनता है। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उन सबको मिला के बनता है रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। R फॉर
रियल नंबर्स। यानी कि यहाँ पर अभी आपने जितने भी नंबर्स देखे, जितने भी तरह के नंबर्स आपने देखे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, या रेशनल नंबर हो, या इरेशनल नंबर हो, ये सारे नंबर्स मिलकर रियल नंबर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर का नाम का मीनिंग कि रियल नंबर्स क्या होता है। अब इस रियल नंबर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले अपन को देखना है एक थ्योरम है, थ्योरम 1.1, जो कि जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग आप देखो तो यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन मतलब आपको पता है एक ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, वैसे डिवीजन होता है। लेमा का मतलब होता है कि स्टेटमेंट। तो ये यूक्लिड का एक स्टेटमेंट है जो कि डिवीजन के बारे में बताया गया है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई दो इंटीजर हैं a और b, तो इन दोनों इंटीजर के लिए दो और इंटीजर होंगे। ठीक है, वो इंटीजर होंगे q और r, और इन सब के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होगा। वो रिलेशन ये वाला होगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। अब ये जो रिलेशन है आपको यहां पर देखने में नया लग रहा होगा, लेकिन आप क्लास 4th 5th से ही इस चीज को करते आ रहे हो। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था डिवीजन को लेकर कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यही चीज को यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट बना के आपको बता दिया है कि ये जो डिविडेंड है ये डिवाइजर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर को ऐड करने से बनता है। या सिंपल वे में अगर आप देखो तो a को डिविडेंड मान लिया है, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो आप बचपन से जानते हो कि किसी भी नंबर को अगर आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो नंबर है आपके पास 455 और 42। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब आप ये दो इंटीजर को देख रहे हो, ये दो इंटीजर आपके पास है, तो इन दो इंटीजर के लिए दो और इंटीजर हैं। ये स्टेटमेंट बोल रहा है इन दो इंटीजर के लिए दो और इंटीजर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपके पास 455 और 42 है। अगर आप 42 से 455 को डिवाइड करते हो, ये डिवीजन लेमा है। ठीक है, आपको यूक्लिड ने बता दिया कि ये डिवीजन लेमा है। डिवीजन के केस में ही ऐसा होगा कि अगर आपके पास दो इंटीजर है तो उससे रिलेटेड दो और इंटीजर होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 42 से 455 को अगर डिवाइड करो तो 1 टाइम्स में ये हो गया 42, सब्ट्रैक्ट करो, यहां आ गया 3, ये 5 नीचे चला गया। ठीक है, अब यहां पर 5 नीचे लाए हो तो एक बार 0 से यहां पर इसको कर लो, तो 0 टाइम्स में यहां आ गया 5 और ये आ गया 3। ठीक है, इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, तो डेसिमल लेके सॉल्व नहीं करते। यहां पर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करके देखते हैं। यहां इक्वेशन में बोला है डिविडेंड अपना है 455 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर है 42 इंटू क्वोशिएंट अपना आया है 10 प्लस रिमाइंडर आया है 35। अब ये देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर आप 42 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। 420 में अगर आप 35 को ऐड कर देते हो तो 455 आएगा। तो 455 इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। इसी चीज को यूक्लिड ने स्टेटमेंट के रूप में आपको समझाया है। यहां एक चीज आपको और बता दिया यूक्लिड ने कि जो आपका रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर कभी भी 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा। और b यानी कि ये जो डिवाइजर है इससे बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो डिवाइजर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आप देखो 35 0 से बड़ा है लेकिन 42 से छोटा है। ठीक है, तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब एक और चीज है इसके बाद में, वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो अभी आपने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक, अब यहां पर फिर से यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन मैथ्स का एक ऑपरेशन है। एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम को अगर आपको समझना है एल्गोरिदम क्या होता है, देखो इससे पहले हमने लेमा देखा था। लेमा आपको मैं बता दिया क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट आपने देखा था। अब यहां पर लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम कुछ और नहीं, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक स्टेप है। स्टेप क्या है, सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि आपको आपके स्कूल जाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप
सुबह सो के उठोगे, वॉशरूम वगैरह जाओगे, ब्रश वगैरह करोगे, नहाओगे धोगे, नाश्ता करोगे, ड्रेस पहनोगे, ड्रेस पहनने के बाद शूज पहनोगे, अगर साइकिल में जाते हो तो साइकिल निकालोगे, बाइक में जाते हो तो बाइक निकालोगे, बाइक में ट्रैवल करके या साइकिल में पैडल मार के अपने स्कूल तक पहुंचोगे, वहां पर स्टैंड में बाइक को या साइकिल को पार्क करोगे, फिर वॉक करके अपने क्लास की तरफ जाओगे। अगर क्लास फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में है तो आप सीढ़ी चढ़ कर जाओगे, सीढ़ी चढ़ के जाने के बाद में आप अपने क्लास में एंटर करोगे। तो ये जितना प्रोसेस है, ये एक के बाद एक स्टेप, इसी स्टेप को एल्गोरिदम बोला जाता है। तो यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब है कि यूक्लिड के डिवीजन का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो क्या है, वो कैसे काम करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो अभी आपने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट था। अब ये स्टेटमेंट काम कैसे करता है ये अपन देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। सपोज आपके पास, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर है 455 और 42, तो अब देखो यहां पर ये कैसे काम करेगा। यहां पर जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको काम करना है। अब ये रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखो 42 से अगर आप 455 को डिवाइड करो तो सेम चीज वन टाइम्स में पहले आ गया यहां पर 42। ठीक है, यहां सबट्रैक्ट किया, आ गया 3। अब 3 यहां पर 5 उतारेंगे, 35 छोटा है, 0 टाइम्स में आ गया, यहां आ गया 35। ठीक है, तो देखो पहला है 455 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस फॉर्म में आएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आया है 35। ठीक है, अब यहां पर जो डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमको रिमाइंडर 0 लाना है। ये बन जाएगा डिवाइजर, सॉरी ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो यहां आएगा 42 इज इक्वल टू, और डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा 35। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो 35 यहां रिमाइंडर आ गया था, ये डिवाइजर है, अब यहां डिविडेंड लिख लेते हैं 42। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 35 से 1 टाइम में हो गया ये 35, यहां बच जाएगा 12 में से 5 गया 7। ठीक है, अब यहां पर देखो इस चीज को फिर से इस फॉर्मूला में लिखना है, डिविडेंड कहां गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट है 1 प्लस रिमाइंडर है 7। अब ये चीज फिर से रिपीट होगा, ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 35 इज इक्वल्स टू, ये जो रिमाइंडर है ये डिविडेंड बन जाएगा 7। अब यहां पर सॉल्व कर लो, 7 बन गया डिवाइजर, और ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन चुका है, और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन चुका है 35। तो 7 5 35, यह आ गया 0। हमारा टारगेट अचीव हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको लिख लेते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट आ गया 5 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। अब मैंने आपको बताया था कि इस मेथड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे लास्ट में इस पूरे प्रोसेस में देखो ये एक स्टेप है। ठीक है, एल्गोरिदम, पूरा एल्गोरिदम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करने पर जो लास्ट में आपके पास इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन में जो डिवाइजर है इसका, ये होगा इन दो नंबर्स का एचसीएफ। अगर आप 455 और 42 का एचसीएफ निकालोगे, चाहे आप प्राइम फैक्टराइज मेथड से निकालो या किसी दूसरे मेथड से निकालो, तो आपको जो एचसीएफ है वो 7 मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से। दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का मतलब वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो यहां पर इन दोनों में 7 कॉमन है, ठीक है, 5 बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो 7 कॉमन है और सबसे ज्यादा बार वही रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ 7 हुआ। यही चीज हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू लाया था कि 7 इसका एचसीएफ होगा। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बताना भूल गया, जो चीज आपको पहले बताना था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, 2 का आप देखोगे तो 2 फैक्टर्स है, एक 1 और एक इटसेल्फ 2। ठीक है, 1 के टेबल में भी 2 आएगा, 2 के टेबल में भी 2 आएगा। 3 को अगर आप देखोगे तो इसके भी 2 फैक्टर है, 1 और 3। 5 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 5। यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, 1 और दूसरा इटसेल्फ यानी कि 5, वो होता है प्राइम नंबर। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स का मतलब 1 तो होगा ही होगा, नंबर इटसेल्फ भी होगा, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 10। ठीक है, अगर आप 10 का फैक्टराइज करो तो 10 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 10 अपने खुद के टेबल में भी आता है, 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको इसको लास्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।